हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप लोग? कैसा महसूस कर रहे हैं? तो हम लोग प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट पढ़ रहे हैं। खत्म हो गया है चैप्टर। डिसऑनेस्ट शॉपकीपर मैंने कल की क्लास में पढ़ा दिया था, और आज की क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस के मिसलिनियस क्वेश्चंस होंगे, मिक्स सवाल होंगे मेरे प्यारे भाई। ठीक है जी? जी, सवाल नंबर 25 करिएगा। ठीक है। हाँ जी। ए शॉपकीपर बाई A shopkeeper buy sells guava at 22 rupee per kg. 1 kg each to Anand and Sakshi for rupee 25 kg. He sold 950 gram to Anand instead of 1 kg. He sold X gram instead of 1 kg to Sakshi using the defective weight. If he makes a total profit of 7.76 by selling both, then what the value of x? x का मान आपसे पूछा है। करिएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर है। काफी बेसिक सवाल है, कितने बच्चे कर पाएंगे? बेसिक नहीं है ये सवाल। ये सवाल दिल्ली पुलिस के पेपर में आया था, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, और दिस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन जो अभी तक पूछा गया है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर से। ध्यान से सुनेगा। एक दुकानदार 22 रुपए पर केजी के हिसाब से अमरूद खरीदता है। कितने के हिसाब से? 22 रुपए पर किलो के हिसाब से अमरूद खरीदता है। आनंद और साक्षी को 1-1 किलो बेचता है 25 रुपए पर केजी के हिसाब से। देखिए, 22 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदा, 22 रुपए पर किलो के हिसाब से खरीदा मेरे प्यारे भाई। ये खरीदा है कॉस्ट प्राइस। अब आनंद को और साक्षी को बेच दिया। आनंद को भी 25 रुपए का बेचा है, साक्षी को भी 25 रुपए का बेचा है मेरे प्यारे। आनंद को भी 25 का, साक्षी को भी 25 का बेचा। लेकिन उसने आनंद को 1 किलो की जगह 950 ग्राम बेचा है, और साक्षी को 1 किलो की जगह x ग्राम ही बेचा है। ठीक है भाई, ये सेलिंग प्राइस है। अमरूद खरीद के ला रहा 22 रुपए पर किलो के हिसाब से। आनंद को 1 किलो अमरूद बेच रहा 25 रुपए पर केजी का। साक्षी को अमरूद बेच रहा है मेरे दोस्तों 25 रुपए पर केजी का। ठीक है, ये बात समझ में आती है? आप बोलोगे हाँ जी सर। उसने दोषपूर्ण वजन का उपयोग करके साक्षी को एक की बजाय यदि दोनों को बेचकर 7.76 रुपए का कुल लाभ कमाया, तो एक्स का मान क्या है, ये आपसे पूछा है। नाउ लिसन केयरफुली करेंगे भाई। अगर 22 का सामान 25 में बेचा तो यहां 3 का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर ये 22 का सामान 25 में बेचा है तो यहां 3 का प्रॉफिट होना चाहिए। तो उसको टोटल प्रॉफिट होना चाहिए 6 रुपए का। 6 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। अगर प्रॉफिट 7.76 रुपए का हुआ है तो कितने का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ? 1.76 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है भाई? 22 का सामान 25 में बेचा दो लोगों को, 3 रुपए का प्रॉफिट यहां से, 3 का प्रॉफिट यहां से, 6 रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए। प्रॉफिट हुआ है लेकिन 7.76 का, 1.76 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट हुआ है। ये एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों हुआ है? तो आप कहोगे सर वजन में हेरा फेरी करने की वजह से वजन में गड़बड़ करिए। एक्चुअली उसने टोटल सामान 22 + 22 44 का खरीदा था। एक्चुअली उसने टोटल सामान कितने खरीदा है? आनंद को और साक्षी को सामान खरीद देने के लिए 22 और 22 44 का खरीदा है। 44 के सामान पे उसे 1.76 रुपीस का प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज में कितना? इंटू 100%, यानी कि 44 चौका 176, यानी कि 4%। तो उसे 4% का मेरे दोस्तों प्रॉफिट हुआ है वजन में हेरा फेरी करने की वजह से। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ही इज मेकिंग 4% प्रॉफिट टोटल बाई गिविंग फॉल्टी वेट। मेरे प्यारे भाई आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर 4% का मेरे दोस्तों उसे टोटल प्रॉफिट हुआ, देखिएगा आनंद को क्या किया है? आनंद को उसने 1000 ग्राम आनंद ने सामान मांगा तो 950 ग्राम ही दिया मेरे दोस्तों, 950 ग्राम। ठीक है जी। साक्षी ने भी मेरे दोस्तों 1000 ग्राम सामान मांगा, 1000 ग्राम सामान, तो साक्षी को x ग्राम ही दिया है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा x की वैल्यू क्या है? बहुत लॉजिकल सवाल है। अगर आप देखेंगे तो टोटल उसने 2000 ग्राम सामान दिया है मेरे दोस्तों, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम।
टोटल 2000 ग्राम उसने सामान दिया अनंत को, साक्षी को, और 2000 ग्राम पे 4% की वो बेईमानी करेगा, जो कि होता है 80 ग्राम की। यानी कि वो 80 ग्राम की बेईमानी करेगा, दोनों ग्राहकों को 80 ग्राम सामान कम देगा। उसने आनंद को कितना सामान कम दिया है? 50 ग्राम। 1000 में से 50 घटाएंगे 950। तो साक्षी को कितना सामान कम देगा? अगर इसको 50 ग्राम सामान कम दिया है तो भाई इसको 30 ग्राम सामान कम देगा। 1000 में से 30 घटाएंगे यानी कि 970। तो साक्षी को वो 970 ग्राम सामान ही देता है, और यही इस सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। दिस इज वन ऑफ द बेहतरीन सवाल मेरे प्यारे भाई, जिसको समझना और करना हर बच्चे के बस की बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ ये वाला टाइप समाप्त हो जाता है मेरे प्यारे दोस्त। ठीक है, क्लियर। और अब यहां से प्रॉफिट लॉस के मिसलेनियस सवाल है। 25 क्वेश्चन मैंने सीट में मिसलेनियस डाले हैं, जो किसी टाइप को फॉलो नहीं करते, कोई इनका मां बाप नहीं है। इन सवालों को आप केवल अपने कंसेप्ट की मजबूती से ही कर पाओगे। जिसका कंसेप्ट जितना मजबूत होगा, जिसका बेसिक जितना मजबूत होगा, वही बच्चा प्रॉफिट लॉस के या किसी भी चैप्टर के मिसलेनियस सवालों को वही बच्चा कर सकता है जिसका कंसेप्ट बहुत मजबूत हो। और अगर आपको अपने कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने हैं, कंसेप्ट को बार बार रिवीजन करना पड़ता है, उनको पॉलिश करना होता है, उनको ध्यान रखना होता है 8-10 महीने 1 साल तक, या भूले ना। तो ये जो मैथ्स कंसेप्ट किंग की जो बुक है, आप इसको ऑर्डर कर लो अपने पास, या आप में से बहुत सारे बच्चों के पास ये पहले से होगी कंसेप्ट किंग, जिसमें मैंने एसएससी के जितने भी एग्जाम उनमें सभी में मैथ्स का सिलेबस सेम है, तो उसमें इस्तेमाल होने वाले सारे ही कंसेप्ट को मैंने एक जगह कंपाइल किया है। इस वैरायटी की जितनी भी बुक मार्केट में वैसे ज्यादा है नहीं, उनमें सबसे बेस्ट कंटेंट आपको इस बुक में मिलेगा। ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चों ने इस बुक को ऑर्डर किया है फ्लिपकार्ट से और अमेजन से। तो जिन बच्चों के पास ये बुक है, वो बुक बच्चे जो है जाके इस बुक की रेटिंग कर दें। 5 में से 5 स्टार सभी को करनी है, क्योंकि वो जब जिसकी रेटिंग अच्छी होगी वो दूसरे बच्चों को रिकमेंड होगी। बच्चा क्यों इधर उधर पैसे खराब करे भाई, 100 की किताब ले ली, 150 की, 200 की, 500 रुपए खराब कर दिए अलग अलग किताबों पर, फायदा कुछ हुआ नहीं, कंटेंट बढ़िया है नहीं। तो बच्चों के पास डायरेक्टली अच्छी चीज पहुंचे, जैसे आप बैच में आए यहां पर, एक जगह बढ़िया जगह है, वैसे ही आप किताब भी एक बार में सही ले पाए। तो आप सभी बच्चों इसकी ना रेटिंग कर दीजिए फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, सभी बच्चे जैसा भी आपको बुक लगी हो उसी के हिसाब से। टोटल 80 ग्राम कम करना है आदर्श। जी, अब हम सवाल करेंगे मेरे प्यारे भाई, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, ध्यान से सुनिएगा सभी बच्चे, बहुत प्यार से, मजा आएगा आपको सवालों को करने में। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, देखते हैं कितने बालक किस सवाल को कर पाते हैं। किसी आदमी ने 2700 रुपए में 2 वस्तु खरीदी। पहली वस्तु को 17% के लाभ पर बेचता है, दूसरी को 13% के प्रॉफिट पर बेचता है। अगर सुनना, अगर पहली वस्तु को 13% के लाभ पे और दूसरी वस्तु को 17% के लाभ पर बेचे तो उसे 68 रुपए कम लाभ प्राप्त होगा। दोनों वस्तुओं के सीपी का डिफरेंस बताओ कि दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का डिफरेंस क्या है। दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का डिफरेंस आएगा 1700 रुपए। जिन बच्चों का दिमाग तेज है वो इस सवाल को मेंटली कर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा मेरे प्यारे भाई। मैंने मान लिया एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी, उनका कॉस्ट प्राइस है ए और बी। एक आदमी ने 2 वस्तु खरीदी, माना उसका क्रय मूल्य ए और बी है मेरे प्यारे भाई, ए और बी क्रय मूल्य। तो सवाल के अकॉर्डिंग दोनों वस्तुओं को कितने में खरीदा है? 2700 रुपए में। ए प्लस बी जो वो सवाल में 2700 रुपए दिया है। पहले बेसिक से समझा रहा हूं, फिर डायरेक्ट आपकी बुद्धि डेवलप करवाऊंगा। पहली वस्तु को 17% के लाभ पर बेचा, तो कॉस्ट प्राइस पे कितना लाभ हुआ? पहली वस्तु पे 17%। दूसरी वस्तु पे कितना लाभ हुआ? 13%। कॉस्ट प्राइस का 13%। और दोनों वस्तुओं के मिलाकर कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा, मुझे नहीं पता कि कितना लाभ हुआ, कुछ ना कुछ लाभ जरूर हुआ होगा, कुछ ना कुछ। क्लियर है? अब अगर पहली को 13% लाभ पर, पहली वस्तु को अगर 13% के प्रॉफिट पर बेचा होता और दूसरी वस्तु को 17% के प्रॉफिट बेचा होता, जो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है उस पे 17% प्रॉफिट पर बेचा होता तो 68 रुपए कम लाभ होता। यानी कि जितना लाभ पहले हुआ है ना, जितना लाभ पहले हुआ है उससे 68 रुपीस
कम प्रॉफिट होता, ये बोला है। 68 रुपये कम लाभ होता, जितना लाभ पहले हुआ उससे 68 रुपये कम प्रॉफिट होता। दोनों के सीपी का डिफरेंस बताओ। तो आपको डाटा बहुत इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा? पहली वस्तु को 17% के लाभ पर बेचा, दूसरी वस्तु को 13% के लाभ पर बेचा, कुछ ना कुछ लाभ हुआ होगा, बाहर में जाए कितना लाभ हुआ। अगर, अब लाइन आ गई, अगर पहली वस्तु पे 13% लाभ हो, दूसरी वस्तु पे कॉस्ट प्राइस का 17% लाभ हो, तो 68 रुपए कम लाभ प्राप्त होगा, यानी कि जितना लाभ पहले हुआ था उससे 68 रुपए कम लाभ प्राप्त होगा। दोनों के क्रिय मूल्य का डिफरेंस, क्रिय मूल्य का डिफरेंस आप निकालोगे तो भाई आपको कुछ नहीं करना, इस इक्वेशन में इस इक्वेशन को घटाना है। जब आप इसमें से इसको हटाओगे तो 17 में से 13 जाएगा 4%, ठीक है भाई, और 13 में से 17 जाएगा माइनस का 4, तो 4% कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा a माइनस बी, 4% कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में a माइनस बी बचेगा। इसमें से जब आप इसको घटाओगे तो 68 रुपीज आएगा, 68 रुपीज। जब आप इसमें से इसको हटाओगे 17 माइनस 13 4, और 13 माइनस 17 माइनस 4, 4% कॉमन आ गया। तो कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस का 4% 68 है। तो कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस का 100% कितना है? 4 से 68 17 बार कट गया, 1% की वैल्यू 17 है, 100% की वैल्यू 1700। तो सीपी का जो डिफरेंस है वो 1700 रुपए आ गया। ए ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। ये ऐसे सवालों को करने का बेसिक तरीका है, लेकिन आपको इतना करने की जरूरत है नहीं। आप दिमाग में सोच सकते थे कि ऐसे 2-3 सवाल पेपर में आए हैं, बहुत ज्यादा नहीं आए हुए हैं। ध्यान से देखो तो बस मैनिपुलेट हो रहा है, इधर उधर इंटरचेंज हो रहा है। पहले को 17, दूसरे को 13, दूसरे केस में पहले को 13, दूसरे को 17। तो जब आप डिफरेंस लेंगे ना, तो डिफरेंस जो आएगा वो 4% का डिफरेंस आएगा। दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस का डायरेक्ट 4% ही 68 रुपए है। तो 1% 17 रुपए हो गया, 100% 1700 हो गया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? हाँ, सवाल में यह भी पूछ सकता है कि दोनों वस्तु का क्रिय मूल्य बताओ। भाई दोनों वस्तु के क्रिय मूल्य का सम 2700 है, डायरेक्ट आपको 2700 रुपए सम दे रखा है। डिफरेंस मेरे दोस्तों 1700 रुपए निकाल लिया। दो संख्याओं का सम डिफरेंस दे रखा है, तो एक वस्तु क्या होगा? ए और बी का मान नहीं निकाल सकते, क्रिय मूल्य नहीं निकाल सकते। ए का मान जोड़ के आधा कर दो, 27 और 17 44 का आधा 2200। बी का मान घटा के आधा कर दो, 2700 17 1000 का आधा 500। तो 2200 रुपए और 500 रुपए दोनों के क्रिय मूल्य हो गए। ये है, ठीक है ना? अगर क्रिय मूल्य भी पूछा होता तो भी आप निकाल सकते थे, इतना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बताइएगा भाई साहब इस सवाल का क्या आंसर है, बताइए। बहुत बढ़िया सवाल है ये वाला, करो। यदि मैं एक घोड़ा 6200 रुपए में और एक गाय 2600 रुपए में बेचता हूं, तो दोनों की कॉस्ट प्राइस पर, दोनों की लागत पर 10% का प्रॉफिट कमाता हूं। ठीक है। यदि मैं घोड़े को 6000 रुपए में और गाय को उसके क्रिय मूल्य पर बेचता हूं, तो मुझे 12.5% का प्रॉफिट होगा, 12.5% का प्रॉफिट। दोनों की लागत मूल्य का अंतर बताओ, दोनों की सीपी का डिफरेंस बताओ, घोड़े का और गाय का। यह बहुत अच्छा सवाल है, तो इससे बढ़िया सवाल बन नहीं सकता। ध्यान सुनिएगा। यदि मैं एक घोड़े को 6200 रुपए में और एक गाय को 2600 रुपए में बेचता हूं, तो दोनों की कॉस्ट प्राइस पर, टोटल कॉस्ट प्राइस पर मुझे 10% का प्रॉफिट होता है, मैं 10% कमाता हूं। तो इस पहली लाइन से आप घोड़ा और गाय के सीपी का सम निकाल सकते हैं। घोड़ा प्लस गाय का, क्या आप पहली लाइन से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं? ये मिसलेनियस सवाल है बेटा, कोई इनका माय बाप नहीं है इन सवालों का। क्या पहली लाइन से घोड़ा प्लस गाय का क्रिय मूल्य का योग निकाल सकते हैं? भाई घोड़े को बेचा 6200 में, गाय को बेचा 2600 में, तो टोटल सामान कितने बेचा? टोटल सामान आपने बेचा 8800 रुपए में, 8800 रुपीज में, 8800 रुपए में टोटल सामान बेचा। 8800 में बेचने पर आपको 10% का प्रॉफिट हुआ। तो भाई साहब ये कॉस्ट प्राइस का 110% की वैल्यू है, ये सीपी का 110% की वैल्यू। 100 पे 10% प्रॉफिट होगा, ये 110% की वैल्यू है। 100% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 8000 रुपए। तो घोड़ा प्लस गाय का जो टोटल कॉस्ट प्राइस है वो 8000 रुपए आ गया। घोड़ा प्लस गाय का टोटल कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 8000 रुपए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही।
बोला यदि मैं घोड़े को 6,000 रुपए में बेचूं, अब अगली लाइन देखो, यदि मैं घोड़े को 6,000 रुपए में बेचूं और गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचूं, गाय को उसी के क्रय मूल्य पर बेचूं, तो मुझे 12.5% का लाभ होगा। 12.5%। भाई दोनों का, घोड़ा और गाय का कॉस्ट प्राइस कितना है? 8,000। अगर 8,000 रुपए पे 12.5% कितना होता है? 1/8। 8,000 पे 1/8, 8,000 का 12.5% होता है 1,000 रुपए। 8,000 पे 1,000 रुपए का अगर प्रॉफिट होगा तो सामान बिकेगा कितने में? सामान बिकेगा 9,000 में। घोड़ा प्लस गाय 9,000 रुपए में बिकेगा। क्लियर है? आपने घोड़े को बेचा 6,000 में, गाय को बेचा है उसके क्रय मूल्य पर। तो गाय कितने की बिकी है? 3,000 की। 6,000 प्लस 3,000 तभी तो 9,000 आएगा। यानी कि गाय का जो कॉस्ट प्राइस है 3,000 रुपए है। आपने गाय को 3,000 में बेचा है और गाय को क्रय मूल्य पर ही बेचा है, तो गाय का जो कॉस्ट प्राइस है 3,000 रुपए आ गया। क्लियर? समझ में आया? घोड़ा प्लस गाय का कॉस्ट प्राइस 8,000 है, तो घोड़े का कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 5,000 रुपए। के का मतलब 1,000 है। 5,000 और 3,000 दोनों के सीपी का डिफरेंस पूछा है, तो 5,000 और 3,000 का डिफरेंस 2,000 रुपए। ये सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल है, लॉजिकली आपको सोचना है। माने सवाल को पढ़ो, केवल सॉल्यूशन मत देखो, सवाल को 3-4 बार पढ़ो। डाउट आए सवाल पढ़ो, डाउट आए सवाल पढ़ो, डाउट आए सवाल पढ़ो। हम एक घोड़ा और एक गाय बेचते हैं, घोड़ा 6200 में, गाय 2600 में, 10% प्रॉफिट होता है। घोड़ा प्लस गाय को 8800 में बेचा, 10% प्रॉफिट हुआ, तो घोड़ा प्लस गाय का कॉस्ट प्राइस होगा 8,000 रुपए। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब अगले लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि घोड़े को 6,000 रुपए में बेचूं, गाय को उसके क्रय मूल्य पर बेचता हूं, तो 12.5% का लाभ होता है। भाई दोनों का सीपी 8,000 है। 8,000 पे 12.5% प्रॉफिट कमाओगे तो सामान 9,000 में बिकेगा। आपने घोड़ा 6,000 में बेचा है, तो गाय 3,000 में बेची है। 6-3 तभी तो 9,000 आएगा। जबकि गाय को बेचा उसके क्रय मूल्य पर, तो यानी कि गाय का क्रय मूल्य 3,000 है, घोड़े का क्रय मूल्य 5,000 होगा। दोनों के क्रय मूल्य का योग 8,000 है, दोनों क्रय मूल्य का डिफरेंस 2,000। अब कचरा 6,000 और 3,000 तभी तो 9,000 आएगा। सवाल को पढ़ो, डाउट आए तो सवाल पढ़ो, सवाल पढ़ो, सवाल 4-5 बार पढ़ोगे हो जाएगा। मिसलेनियस क्वेश्चन है, बार बार पढ़ना पड़ता है। करिए जल्दी से। अगला सवाल करो जल्दी से।
बैंकिंग का सवाल है ये, 2016 का। मार्क्ड प्राइस ऑफ ए 1600 रुपये मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ए का मार्क प्राइस उसके कॉस्ट प्राइस से 1600 रुपये ज्यादा है। जब ए पे 500 रुपये का डिस्काउंट देते हैं तो 25% का प्रॉफिट होता है। किस प्राइस पे ए को बेचना चाहिए 30% प्रॉफिट हो? 30% प्रॉफिट के लिए तो 130% में बेचेंगे। 13 का मल्टीपल, 13 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है, लेकिन बाकी सारे हैं तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो, ए का जो मार्क प्राइस है इसके कॉस्ट प्राइस से 1600 रुपये ज्यादा है। मतलब क्या किया आपने, पहले ए का कॉस्ट प्राइस पे मार्कअप किया 1600 रुपये। पहले आपने मार्क प्राइस जो वो 1600 रुपये बढ़ाया, ठीक है भाई। फिर आपने क्या किया, मार्क प्राइस पे 500 रुपये डिस्काउंट दिया। क्या दिया आपने, 500 रुपये का डिस्काउंट दिया। फिर फाइनली बेचा। तो यानी कि आपको प्रॉफिट होगा कितना, 1100 का। आपने किसी वस्तु का 1600 रुपये मार्कअप किया, फिर 500 रुपये का आपने उस पर डिस्काउंट दिया, तो आपको तो सामान पे 1100 का ही प्रॉफिट होगा ना। 1600 और माइनस 500। भाई ये पेन है, इस पेन की क्रिया मूल्य से मैं 1600 रुपये बढ़ा के स्टिकर लगा देता हूं, 500 रुपये का डिस्काउंट दे देता हूं, तो मुझे प्रॉफिट तो 1100 रुपये का ही हुआ। आप बोलोगे हाँ सर, जबकि प्रॉफिट हुआ कितना, 25% का। कितने का, 25% का। प्रॉफिट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। तो कॉस्ट प्राइस का 25% 1100 रुपये के बराबर है। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 1% कितना आएगा, 25 चौका 144। 1% की वैल्यू 44 रुपये आ गई। आप बोलोगे हाँ सर। अगर कॉस्ट प्राइस पूछता तो 4400 रुपये आ जाता। पूछा किस दाम पे बेचना चाहिए यदि ए पे 30% प्रॉफिट कमाना है। अगर ए पे 30% प्रॉफिट कमाना है तो 130% बेचना पड़ेगा। 130% की वैल्यू पूछे, मल्टीप्लाई बाई 130, तो 5200 और 520 यानी कि आ जाएगा 5720 रुपये। सवाल का आंसर है डी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा बाल मुकुंद, ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। सॉल्यूशन इस सवाल का इतना सा ही है केवल। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है आपके सामने 29। हाँ जी, इस टाइप का सवाल 2022 के पेपर में इसी साल आया है, ठीक है ना। तो मैं एक ही क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और मेंस लेवल का सवाल है। हालांकि इजी डाटा के साथ प्री के पेपर में इस साल सवाल आया है। ये करो मेरे प्यारे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत मजेदार सवाल है, ध्यान से सुनना इस बात को। क्लियर है। एक आदमी को एक मेज को 25/2% के लाभ पर बेचता है और कुर्सी को 25/3% के लॉस पर बेचता है। उसे कुल 25 रुपए का लाभ होता है। यानी कि एक आदमी के पास एक टेबल है, एक चेयर है। टेबल को 25/2% के प्रॉफिट पे बेचा, चेयर को 25/3% के लॉस पर बेचा, और इससे इस आदमी को कुल 25 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सेकंड लाइन, यदि वह टेबल को 25/3% के लॉस पर बेचता है, कुर्सी को 25/2% के प्रॉफिट पर बेचता है, तो उसे ना लाभ होता है ना ही कोई हानि होती है। तो आपसे पूछा कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है। बच्चों बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। इस सवाल को हम सॉल्व करेंगे सेकंड लाइन से। अगर आपने प्रॉफिट लॉस पढ़ा है ढंग से और आपने रिवीजन किया है तो इस लाइन को सुनते ही आपके नैन खुल जाएंगे कि इस लाइन पर बेस्ड बेसिक सवाल मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है ना भाई। टेबल का कॉस्ट प्राइस को मैंने टी मान लिया, चेयर के कॉस्ट प्राइस को मैंने सी मान लिया। ध्यान सुनेगा, नो प्रॉफिट नो लॉस कब होता है। देखिए आपने एक दुकान खोली, आप दुकान में सर्फ भी ला के रखते हो, आप दुकान में साबुन भी खरीद के लाते हो। अगर आप सर्फ पे 10 रुपए का प्रॉफिट कमा लो और साबुन पे आपको 10 रुपए का नुकसान हो जाए तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा कि नहीं, जीरो। भाई आपके सीमेंट का भी बिजनेस है और आपका मार्बल का भी बिजनेस है। आप सीमेंट पे हर दिन 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा रहे हो, मार्बल पे हर दिन 1 लाख रुपए का नुकसान कर रहे हो, तो ओवरऑल जीरो हो जाएगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ है तो इसका मतलब यह है कि एक आर्टिकल पे जितने रुपए प्रॉफिट कमाया होगा दूसरे आर्टिकल पे सेम उतने ही रुपए का लॉस हुआ होगा। एक आर्टिकल पे जितने रुपए प्रॉफिट कमाया होगा दूसरे आर्टिकल पे उतने ही रुपए का लॉस हुआ होगा। तो इस सेकंड लाइन का इस्तेमाल करके मैं टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो निकाल सकता हूं, इसलिए मैं सेकंड लाइन को पहले चूज करूंगा। तो मैंने मान लिया टेबल का कॉस्ट प्राइस टी है, चेयर का कॉस्ट प्राइस सी है। टेबल को बेचा है उसके कॉस्ट प्राइस के 25/3% के लॉस पे। टेबल पे इतने रुपए का लॉस हुआ,
क्लियर है। चेयर पे कितना प्रॉफिट हुआ? 25/2%। चेयर के कॉस्ट प्राइस पे 25/2% का प्रॉफिट हुआ। चेयर के सीपी पर 25/2% का लाभ हुआ। टेबल पे जितना लॉस हुआ है, चेयर पे उतने ही रुपए का प्रॉफिट हुआ है। दिस शुड बी इक्वल, क्योंकि नो प्रॉफिट नो लॉस। टेबल पे जितना नुकसान हुआ है, चेयर पे उतने ही रुपए का प्रॉफिट कमाया होगा। तो ये 25 से 25 कट जाएगा, तो यहां से टेबल और चेयर के सीपी का रेशियो आ गया 3:2। टेबल और चेयर के क्रिय मूल्य का जो अनुपात है 3:2 आ गया। मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर, टेबल और चेयर के क्रिय मूल्य का रेशियो। लेकिन सवाल में रेशियो नहीं पूछा, सवाल में बच्चा पार्टी आपसे पूछा है कुर्सी का क्रिय मूल्य। कुर्सी का क्रिय मूल्य आपसे पूछा है। तो अब ये कुर्सी का क्रिय मूल्य निकालने के लिए अब मुझे पहली लाइन का इस्तेमाल करना होगा। पहली लाइन में क्या बोला है? यदि वो आदमी टेबल को 25/2% के प्रॉफिट पे बेचे और कुर्सी को 25/3% के लॉस पर बेचे, तो उसे कुल लाभ जो है वो 25 रुपए का होता है। कुल लाभ 25 रुपए का होता है। ठीक है भाई, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। देखिए 25/2% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होते हैं? 1/8। 25/2% की फ्रैक्शन वैल्यू होते हैं 1/8, और 25/3% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 1/12। 1/12 आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ रहा हूं। पहली लाइन को बार बार ढंग से पढ़ो। यदि आदमी टेबल को 25/2% के प्रॉफिट बेचे, चेयर को मेरे प्यार में 1/12 के लॉस पर बेचे, तो कुल 25 रुपए का लाभ होगा। यहां दोस्तों बटे 8 कर, ये सीपी का रेशियो है। मुझे बटे 8 भी करना पड़ेगा, मुझे बटे 12 भी करना पड़ेगा। मुझे बटे 8 भी करना पड़ेगा, बटे 12 भी करना पड़ेगा। तो 8 और 12 का एलसीएम होता है बच्चों 24। ये रेशियो ही तो, रेशियो को किसी भी नंबर से गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं इस पूरे रेशियो को 24 से गुणा कर देता हूं, 24×3 72 और 24×2 48, इससे आपकी कैलकुलेशन में बहुत बचत होगी। आप बोलोगे सर कैसे बचत होगी? भाई अगर टेबल का कॉस्ट प्राइस 72 यूनिट है, 72 यूनिट, चेयर का कॉस्ट प्राइस 48 यूनिट है, 48 यूनिट, ये यूनिट ही तो है, रेशियो ही तो, एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ा है। टेबल को 25/2%, 25% 1/4 होता है, 1/4 का आधा किया 1/8 है, 25/2 12.5% है। टेबल को 1/8 के प्रॉफिट बेचा। टेबल का सीपी है 72, 72 का 1/8 कितना है? 72 का 1/8 करूंगा, कचरा लोग कितना आएगा? 9। तो टेबल पे प्रॉफिट हुआ 9 यूनिट का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। चेयर को 1/12 लॉस पे बेचा, चेयर को 1/12 लॉस पर बेचा, 1/12, तो 48 का 1/12 कितना आएगा? 48 का 1/12, चेयर पे कितना लॉस है? चेयर का कॉस्ट प्राइस है 48, 48 का 1/12 4, चेयर पे 4 यूनिट का लॉस है, 4 यूनिट का मेरे प्यारे भाई लॉस है। तो ओवरऑल कितना प्रॉफिट हुआ? टेबल पे 9 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, चेयर पे 4 यूनिट का लॉस हुआ, तो टोटल हुआ 5 यूनिट का प्रॉफिट मेरे दोस्तों, 5 यूनिट का प्रॉफिट। सवाल के अकॉर्डिंग प्रॉफिट हुआ कितना है? 25 रुपए का। तो 5 यूनिट की वैल्यू 25 रुपए है, कितने गुना? 5 गुना। 5 किलो 25 रुपए, 5 गुना। अब कुछ भी निकाल सकते हैं। चेयर का क्रिय मूल्य पूछे भी 5 गुना होगी, 48 का 5 गुना 240 रुपए। तो चेयर का कॉस्ट पे 240 रुपए है। बी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत बेहतरीन सवाल। बताओ, है ना मजेदार सवाल? ठीक है, तो कैलकुलेशन भी कम करना आपके जीवन का एक मकसद होना चाहिए, केवल सवाल सॉल्व करना नहीं। ये बताइएगा बच्चों, इस सवाल का क्या आंसर है, बनाइएगा, फटाफट कर दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी सवाल है। बोला दो वस्तुएं हैं ए और बी, उनके क्रिया मूल्य का रेशियो 4:5 है। दो आर्टिकल हैं बच्चों ए और बी, उनके क्रिया मूल्य का जो रेशियो वो 4:5 है, सीपी का रेशियो। इन वस्तुओं को बेचने पर दुकानदार को वस्तु ए पर 10%
और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। ए पे 10% का, बी पे 20% का लाभ होता है। उनके सेलिंग प्राइस में डिफरेंस 480 रुपए है। सेलिंग प्राइस का डिफरेंस 480 है, तो दोनों का कुल क्रय मूल्य का, दोनों के कुल सीपी का 30% बताइएगा मेरे प्यारे। बहुत बेसिक सवाल, कुछ है ही नहीं मेरे प्यारे भाई। देखिए आपको परसेंटेज निकालना है तो एक जीरो बढ़ा लेते, एक जीरो, ये मैंने बढ़ा लिया कि भाई माना ए का जो कॉस्ट प्राइस है 40 है और बी का कॉस्ट प्राइस है 50। ए पे 10% लाभ होता है, ए पे 40 पे 10% लाभ होगा तो सामान बिकेगा कितने में? 44 में, 44 में। बी पे 20% लाभ होता है, 50 के पे बी, 50 का 20% होता है 10, 50 पे 20% लाभ होगा, सामान बिकेगा कितने में? 60 में। ये सेलिंग प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस, दोनों के सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना है? 16। 60 और 44 का डिफरेंस 16। 16 की वैल्यू 480 रुपए है मेरे प्यारे भाई। कितने गुना? 30 गुना, 30 टाइम्स है, 30 गुना मेरे प्यारे भाई। तो दोनों के टोटल क्रय मूल्य का 30%, दोनों का टोटल क्रय मूल्य है 90 यूनिट। 40 प्लस 50 90। 90 की वैल्यू भी 30 गुना करेंगे 2700 रुपए। तो दोनों का टोटल क्रय मूल्य 2700 रुपए है। 2700 रुपए का 30% आपसे पूछा है तो 810 रुपए सवाल का आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन। जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाना है। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, प्री में इस साल काफी पूछे गए थे इसलिए मैंने करवा दिया। आगे चलते हैं, ये करो दोस्तों नेक्स्ट सवाल की तरफ। 31 नंबर सवाल, देखते कौन बालक इसको कर पाएगा। टाइम देता हूं आपको सोचने का, बनाइए। ए ऑप्शन। मैंने आपको टाइम दिया, कोई 30% बोल रहा है, कोई 35 बोल रहा है, मैं देख के बताता हूं कि क्या है।
एक डीलर दो वस्तुओं में से ए और बी में से हर एक को 800 रुपए में खरीदता है, उन पर बराबर कॉस्ट प्राइस लगाता है। वो ए को इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 35% की छूट देके बेचता है, फिर भी 175 रुपए का प्रॉफिट कमाता है। फिर भी यदि वह वस्तु बी को 28% की छूट पर बेचता है, बी को 28% की छूट पर बेचता है, तो वस्तु बी पर कितना लाभ होगा मेरे प्यार में, कितना लाभ होगा बताइएगा दोस्तों। अगर वो बी पर 28% की छूट देकर बेचता है तो बी पर कितना लाभ होगा है? ओके, देखिए सवाल में कुछ भी नहीं है अगर ध्यान से देखा जाए। पहले आपको ना मार्क प्राइस निकालना है। एक डीलर दो वस्तुएं हैं ए और बी, उनमें से हर एक को 800 रुपए में खरीदता है, तो कॉस्ट प्राइस दोनों वस्तु का 800 रुपए है। दोनों पर समान मार्क प्राइस लगाता है, सेम अंकित मूल्य वो अंकित करता है, ठीक है ना, और उनपे 35% का डिस्काउंट देता है मार्क प्राइस पर, फिर भी उसे जो है 175 रुपए का प्रॉफिट होता है। यानी कि मेरे प्यार भी अगर किसी सामान का कॉस्ट प्राइस 800 है और इसे 175 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, तो सामान बेचा कितने में है? 975 रुपए में। आप बोलोगे हाँ जी सर 975 में। हालांकि आप इस सवाल को रेशियो से भी कर सकते हैं। अगर आप यहां पे रेशियो ले लो तो चीज और आसान हो जाएगी भैया। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ये 25 से चला जाएगा, देखो ये 32 बार, और 25 से चला जाएगा मेरे दोस्तों 7 बार। 7 बार ये हो गया। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है 32 यूनिट। क्या करा उसने? पहले आर्टिकल पे 35% की छूट दी, आर्टिकल ए पे 35% की छूट देने का मतलब 7/20। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 7/20। यानी कि अगर आर्टिकल ए का मार्क प्राइस 20 है तो 7 का डिस्काउंट दिया, सामान बेचा कितने में है? सामान बेचा है 13 में। भाई मार्क प्राइस पे डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस आता है, मामूली सवाल नहीं है, बेसिक क्लियर होना चाहिए। अगर आर्टिकल ए 32 में खरीदा है, आर्टिकल ए पे 7 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो फिर आर्टिकल ए को बेचा कितने में? 39 में। अरे भैया 35% डिस्काउंट देने का मतलब 7/20। 35% डिस्काउंट दो कचरा लोग। तो अगर मार्क प्राइस 20 यूनिट है तो 20 पे 7 का डिस्काउंट दिया, सामान बेचा कितने में? 13 में। जबकि ये 32 में बेचा था, क्योंकि मुझे परसेंटेज निकालना, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं, इसलिए रेशियो ले लिया, और प्रॉफिट हुआ 7 का, तो सामान बेचा 39 में। 13 की वैल्यू 39 है 3 गुना, तो 20 की वैल्यू भी 3 गुना आ गई 60। यानी कि मेरे प्यारे भाई 60 यूनिट जो है वो मार्क प्राइस आ गया। मार्क प्राइस क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 60 यूनिट मेरे दोस्तों मार्क प्राइस है। क्लियर है? अगर 28% की छूट दोगे तो बी पर कितना लाभ होगा? भाई बी का कॉस्ट प्राइस ही 32 है, बी का कॉस्ट प्राइस भी 32 है, मैं बी के लिए बात कर रहा हूं। दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, बी का कॉस्ट प्राइस 32 है, दोनों का मार्क प्राइस भी सेम है, बी का मार्क प्राइस भी 60 है। अगर बी पे 28% की छूट दोगे तो बेचोगे कितने में? 72% में। यानी कि इतने रुपए का सामान इतने में बेचोगे, तो कितना प्रॉफिट होगा निकाल नहीं सकते? बी का कॉस्ट प्राइस 32 है, दोनों का मार्क प्राइस सेम है, सवाल पढ़ते रहो, यहां मत उलझो, सवाल पढ़ते रहो। दोनों का मार्क प्राइस सेम है 60-60, 60-60। मार्क प्राइस पे 28%, 100 पे 28% डिस्काउंट दोगे, बेचो कितने में? 72%। 72% का वैल्यू 0.72, तो कितने में बिका मेरे प्यारे में? कितना प्रॉफिट हुआ? 8 से। 8 चौक 32 और 8 नाम 72 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये आ जाएगा आपका अभी 40/54। 40/54 का मतलब मेरे दोस्तों 2 से चला जाएगा, 20/27। 20/27, यानी कि 20 का सामान अल्टीमेटली 27 में बिका, तो प्रॉफिट हुआ 7/20, और 7/20 का मतलब 35% आपको प्रॉफिट होगा। ए ऑप्शन करेक्ट है, 35%। बहुत बढ़िया सवाल था। पहले आपको मार्क प्राइस निकालना था, फिर उसके बाद बात करनी थी। ठीक है, चलो
इस सवाल को करने का एक तरीका और है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। देखिएगा बच्चों, दोनों आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों आर्टिकल का सीपी सेम है, दोनों आर्टिकल का मार्क प्राइस सेम है। सवाल के अकॉर्डिंग दोनों आर्टिकल 800 रुपए में खरीदे हैं, ठीक है भैया। दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम है, दोनों का मार्क प्राइस सेम है। आर्टिकल ए पे 35% की छूट देता है तो 175 का लाभ होता है। 28% की छूट देंगे तो कितने का लाभ होगा, परसेंटेज में बताना है। तो भैया मैंने मान लिया कि मार्क प्राइस जो है वो 100 यूनिट है। मैंने मान लिया कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है 100 है। मैंने मान लिया कि वस्तु का जो मार्क प्राइस है, आपको प्रॉफिट निकालना, प्रॉफिट होता है कॉस्ट प्राइस पे। वस्तु का मार्क प्राइस 100 है। 100 पे 35% डिस्काउंट दोगे, सामान कितने में बिकेगा, 65 में। अगर आप 100 पे 35% डिस्काउंट दोगे, सामान कितने में बिकेगा, 65 में। जब आप सामान को 65 में बेचते हो तो कितना प्रॉफिट होता है, आर्टिकल ए पे कितना प्रॉफिट हुआ, 800 रुपए का सामान, 800 रुपए का कॉस्ट प्राइस था, 175 का प्रॉफिट हुआ है। कितना मेरे दोस्तों, परसेंटेज में इंटू 100% ये आएगा मेरे प्यारे में, 0 से 0, 175/8% का आपको प्रॉफिट हुआ। ठीक है जी, चलो वैसे ठीक है ना। आर्टिकल ए पे कितना प्रॉफिट हुआ है भाई, 800 रुपए का सामान था, 175 का प्रॉफिट हुआ, परसेंटेज में इतना 175/8% का प्रॉफिट हुआ आर्टिकल ए पे। अगर 175/8% का प्रॉफिट हुआ है कॉस्ट प्राइस पे, तो बेचा कितने में, बेचा कितने में, अभी ये कितना आ जाएगा, 975/8% में बेचा है, 975/8% में बेचा है कॉस्ट प्राइस के। आर्टिकल ए को उसके कॉस्ट प्राइस के 975/8% में बेचा है। अगर आर्टिकल बी पे 28% की छूट दोगे, 100 पे मार्क प्राइस है 100, 100 पे 28% की छूट दोगे तो सामान कितने बिकेगा, 72 में। 72 की वैल्यू कितना परसेंट है ये तो पूछा है। तो 65 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा ये, 65 एकम 65 मेरे दोस्तों, और यहां से आपका 325, 15/8। एक की वैल्यू 15/8 है तो 72 की वैल्यू कितनी आएगी, 135। 15/8 से गुणा करेंगे, 8 8 72, 15 दिन में 135, यानी कि सामान 135% में बिकेगा। 100% के सीपी का सामान 135% में बिका तो 35% प्रॉफिट हुआ। ए ऑप्शन, इस सवाल को करने का दूसरा तरीका है। ठीक है ना, यहां पर हमने सेलिंग प्राइस को इक्वल कर दिया। 32 पे 7 प्रॉफिट हुआ है कौशिक, 39। ठीक है, मुझे पता है कि आप में से एक भी नहीं समझ में आया होगा कुछ बच्चों को, तो उनका कुछ नहीं हो सकता, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 32, ये वाला सवाल करिए। बहुत बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत बहुत जबरदस्त। ये जो सवाल आपके सामने है बच्चे, ये 2022 के मेंस के एग्जाम में आया है। अब बताओ जी इस सवाल का आंसर क्या है, फटाफट करेंगे। एक आदमी 5,000 में एक मशीन खरीदता है, 1 साल के बाद उसे 6,000 में बेच देता है। ठीक है, 2 साल बाद उस मशीन को फिर से 8,000 में खरीद लेता है और वापस 10,000 में बेच देता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत, उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हुआ दोनों ट्रांजैक्शन में। एक मशीन 5,000 में खरीदी, 6,000 की बेच दी, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट कमा लिया। फिर उसके बाद 8,000 में खरीद ली, 10,000 में बेच दी, 2,000 का प्रॉफिट, 1,000 और 2,000, 3,000 रुपए का टोटल प्रॉफिट कमाया, 3,000 रुपए का। कितने रुपए इन्वेस्ट करके, 5 और 8, 13,000 रुपए इन्वेस्ट करके। भाई 5,000 का ये खरीदा और 8, 13,000 रुपए इन्वेस्ट करके 3,000 का प्रॉफिट कमाया, 3/13। और 3/13 जो होगा वो अप्रोक्स 23% होता है। 1/13 7.69%। सेलिंग प्राइस नितेश, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट ऐड करेंगे तो सेलिंग प्राइस आता है, कॉस्ट प्राइस 100% है। ठीक है भैया, 3/13, 1/13 होता है 7.69%। इसका 3 गुना करेंगे तो लगभग 23% आता है, जो कि डी ऑप्शन है। बताओ
मेंस का सवाल था, इतना आसान क्वेश्चन मेंस में पूछा। हाय रे मेंस। ये बताइएगा बच्चों अगला सवाल, अगला सवाल कौन करेगा? बहुत प्यारा सवाल है बच्चों, ये भी बताइएगा भाई साहब, बना दो। करिए। आया? 30,000 रुपए बता रहे हैं बच्चे, देखते हैं कि आप इस सवाल को सही कर पा रहे हैं कि नहीं। एक आदमी ने एक निश्चित इन्वेस्टमेंट के साथ एक काम शुरू किया। पहले साल में उसे 60% का प्रॉफिट हुआ, और कुल पूंजी का मतलब यह है कि जो उसने इन्वेस्टमेंट किया है प्लस प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट प्लस प्रॉफिट का 50% उसने दान कर दिया। उसने दूसरे और तीसरे साल के बाद बची पूंजी के साथ भी यही प्रक्रिया अपनाई। 3 साल के एंड में यदि उसके पास 15,360 रुपए बाकी बचते हैं, तो उस आदमी ने अपना बिजनेस कितनी धनराशि से शुरू किया था, यह सवाल है। देखिए सवाल में डाटा काफी आसान है, तो मैं 100 मान के कर सकता हूं कि माना आदमी ने 100 रुपए से बिजनेस शुरू किया था, 100 रुपए से, तो पहले साल 60% प्रॉफिट कमाया, तो 100 पे आप इसको उससे भी कर सकते हो मेरे दोस्तों, आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। ये 3 बार कहानी हो रही है ना भाई। पहले 60% प्रॉफिट कमाया, फिर मेरे दोस्तों जो वैल्यू बनी उसका 50% डोनेट कर दिया, फिर 60% प्रॉफिट कमाया, फिर 50% डोनेट कर दिए। कहानी 3 बार है, 3 साल तक उसने ऐसे ही किया है मेरे प्यारे भाई। तो ये सवाल सक्सेसिव रेशियो से भी हो जाएगा, 100 मान के भी कर सकते हैं, रेशियो से भी कर सकते हैं मेरे प्यारे भाई। भाई 60% प्रॉफिट कमाया और जो भी कैपिटल हुई फिर उसमें से 50% डोनेट कर दिया। तो अब बताओ, फिर 60% प्रॉफिट कमाया, जो भी कैपिटल हुई उसमें से 50% डोनेट कर दिया, ऐसी तो चल रहा है। तो 60% प्रॉफिट कमाने का मतलब 5 से 8 हो गया, 50% डोनेट करने का मतलब 1/2। ये 1 साल की कहानी है, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? इसका क्यूब होगा 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर। आप बोलोगे हाँ जी सर, यानी कि 2 चौक 8, काटो मत, इतना ही रहने दो मेरे दोस्तों। 8 का क्यूब 500 बार है, और 5 दूनी 10 का क्यूब है 1000, यानी कि 1000 रुपए अगर उसने शुरुआत में थे, तो 3 साल बाद उसके पास 512 बचेंगे।
क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और 512 की वैल्यू ही सवाल में 15,360 रुपए दी है। कितने गुना? 30 गुना। तो 1000 की वैल्यू भी 30 गुना होगी, 30,000 रुपए। तो शुरुआत में जो उसके पास थे बच्चों वो 30,000 रुपए अवेलेबल थे। ये इसका आंसर है। आप इसको रेशियो से बहुत इजीली से कर सकते हैं, 100 मान के भी। भाई हर ये सक्सेसिव ही तो है, अगर गौर से पढ़ा जाए। सवाल में कहीं लिखा नहीं है कि सक्सेसिव है, आपको भाषा को समझ के पहचानना पड़ेगा। सक्सेसिव की परिभाषा अगर आपको पता होगी। एक आदमी ने बिजनेस शुरू किया, पहले साल में 60% प्रॉफिट कमाया, तो जो कैपिटल इन्वेस्ट किया है प्लस प्रॉफिट ऐड कर दो, नया अमाउंट आ जाएगा। नया अमाउंट, कुल पूंजी, नया अमाउंट, प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट ऐड कर दो, नया अमाउंट आ गया। नए अमाउंट में से 50% डोनेट कर दिया। अब जो राशि बची है उस पर फिर 60% प्रॉफिट कमाया। प्रॉफिट कमाने का मतलब 60% बढ़ाना, 60% बढ़ाया, फिर 50% घटा दिया दान करके, फिर 60% बढ़ाया, फिर 50% घटा दिया दान करके। तो सक्सेसिव नहीं है। तो 60% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होता है, 5 से 8 हो जाएगा। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 होती है। तो एक साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, एक साल का। ये कहानी 3 सालों तक चली है, तो पावर 3 कर दिया मैंने, 1 2 3। तो ये आ गया मेरे दोस्तों 512/10,000। 512 की वैल्यू 15,360 दे रखे, 10,000 की वैल्यू पूछी है। ये लिखने की जरूरत नहीं थी, वो गधा लोगों को, इसलिए मुझे लिख के बताना पड़ता है। दिस इज द सॉल्यूशन। आगे चलते हैं, अगला सवाल ये बताइएगा। यस, दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट। अच्छा हर्ष, इतनी कठिन सारी काय को लिखते हो भाई हर्ष? ये बताइएगा। वेरी गुड आयुष। A shopkeeper selling apple offered a discount of 18.18% on his marked price. एक सेब बेचने वाला है बेचारा, वो सेब जो है सेब बेच रहा है और मार्क प्राइस पे 18.18% का डिस्काउंट दे रहा है। फर्दर ओइंग टू परसिस्टेंस बार्गेनिंग बाय ए कस्टमर, कस्टमर अभी भी बार बार बार्गेनिंग कर रहा है, तो वो ऑफर करता है एक्स मैंगो फ्री फॉर एवरी 60 मैंगो परचेस्ड बाय द कस्टमर। तो ये कहता है भाई साहब हर 60 आम की खरीद पर मैं आपको एक्स आम फ्री दूंगा, और डिस्काउंट दिया। स्टिल मेड एन ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 6:2/3% इन द ट्रांजेक्शन। फिर भी पूरे लेन देन में 6:2/3% का प्रॉफिट हुआ आदमी को। आपसे पूछा एक्स का मान क्या है। यदि एप्पल जो है वो उसके कॉस्ट प्राइस से 76% अबव मार्क किए गए हैं। बताओ जी, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत जबरदस्त। और डाटा भी सवाल का अच्छा है, लैंग्वेज भी अच्छी है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेसिव प्रॉफिट परसेंटेज होता है। एक्चुअली एक सेब बेचने वाला, एक फलों का व्यापारी, वो सेब खरीद के लाता है। सेब का जो मार्कअप करता है वो 76% ज्यादा करता है कॉस्ट प्राइस से। 76% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है भैया? 19/25, 76/100, 19/25। यानी कि अगर वो 25 का सेब खरीद के लाता है तो 25 में 19 जोड़ दीजिए, वो मार्क प्राइस लगाता है 44 रुपए। ग्राहक सेब खरीदने को तैयार नहीं होता तो वो अपने ग्राहक को डिस्काउंट देना शुरू करता है। पहला डिस्काउंट देता है 18.18% का 2/11, 9.09% 1/11 होता है या 18.18%, 2/11 डिस्काउंट देता है 11 से 9, 11 का सामान 9 का हो गया। ग्राहक अब भी सामान खरीदने को तैयार नहीं होता, ठेले से जाने लगता है, तो वो और डिस्काउंट देता है। ये भी तो डिस्काउंट ही है। हर 60 मैंगो की खरीद पर, मैंगो है सॉरी, हर 60 मैंगो की खरीद पर वो एक्स मैंगो फ्री देता है मेरे प्यारे भाई। ये भी तो डिस्काउंट ही है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये भी डिस्काउंट है, बट मुझे नहीं पता है कितना डिस्काउंट है, तो मैंने मान लिया है कि माना इसके करस्पॉन्डिंग जो डिस्काउंट है A/B है। माना इस डिस्काउंट के जो करस्पॉन्डिंग रेशियो है वो A/B है। पहले मार्कअप किया 25 से 44, फिर डिस्काउंट दिया। ये डिस्काउंट मुझे पता ही नहीं कितना डिस्काउंट है, तो मैंने मान लिया A/B। और ओवरऑल उससे कितना प्रॉफिट हुआ? ओवरऑल उससे 6:2/3% का प्रॉफिट हुआ। 6:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/15। ओवरऑल उससे 1/15 का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 15 का सामान बिका कितने में है? 15 का सामान 16 में बिका है।
तो यहां मैं ए से बी का रेशियो निकाल सकता हूं कि उसने कितना डिस्काउंट दिया। ए से बी का रेशियो निकाल सकते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर निकाल सकते हैं। 11 चौक 44 चला जाएगा, 44। अब 4 नाम 36, 36 की जब गुणा होगी 15 में कितना आएगा मेरे दोस्तों? 15 चौका 60, 60 निम्मा 540। रेशियो मेरे प्यारे भी कितना आएगा? 25 की 16 में गुणा होगी, 25 गुणा 16 400। तो आएगा मेरे दोस्तों, 0 से 0 कट गया, 27 रेशियो 20। तो ए से बी का रेशियो आ गया 27 रेशियो 20 मेरे प्यारे भाई। 27 रेशियो 20 मेरे प्यारे भाई। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि जो तीसरा डिस्काउंट है वो इतना है, जो तीसरा डिस्काउंट है वो इतना है मेरे प्यारे भाई। सवाल सॉरी तीसरा नहीं, जो दूसरा डिस्काउंट दिया है सवाल के अकॉर्डिंग बहुत ही लॉजिकल है मेरे प्यारे भाई। सवाल के अकॉर्डिंग हर 60 मैंगो की खरीद पर, हर 60 मैंगो की खरीद पर एक्स मैंगो फ्री दिए जाते हैं। एक्स का मान पूछा है और डिस्काउंट कितना है? 27 से 20। मैं आपसे कहता हूं बाई 5 गेट 2 फ्री कितना डिस्काउंट है? बाई 5 गेट 2 फ्री कितना डिस्काउंट है? ये मैं आपसे पूछता हूं जरा, मैंने आपको समझाए तो आप कहोगे सर 5 और 2 7, 7 रुपए के सामान पे 2 रुपए का डिस्काउंट है, 2 रुपए का। यानी कि इसका मतलब हुआ 7 रुपए का सामान 5 रुपए में बिका है। यही तो मतलब हुआ इस बात का। आप बोलोगे हाँ जी सर। तो यहां से भी अगर 27 रेशियो 20 है तो इसका मतलब आप अपने ग्राहक को 27 आर्टिकल दे रहे हो और आप पैसा केवल 20 आर्टिकल का ले रहे हो। आप पैसा केवल 20 आर्टिकल का लोगे और अपने ग्राहक को 27 आर्टिकल दोगे, यानी कि 7 आर्टिकल फ्री दोगे। यानी कि डिस्काउंट हुआ हर 20 आर्टिकल की खरीद पर 7 आर्टिकल फ्री हैं। हर 20 आर्टिकल की खरीद पर 7 आर्टिकल फ्री हैं। सवाल में 20 की वैल्यू 60 है, 3 गुना, तो 7 की वैल्यू भी 3 गुना होगी 21। यानी कि हर 60 मैंगो पर 21 मैंगो फ्री दिए जा रहे हैं। डी ऑप्शन इस सवाल का आंसर है। बहुत बढ़िया सवाल। नहीं हर्ष भाई, अरे ऐसा ना कहो हर्ष भाई, बहुत बढ़िया और खतरनाक शायरी आपने लिखी है। एक बार फिर से भेजो कमेंट में, मैं पढ़ूंगा सबके सामने। हर्ष भाई नाराज ना हो आप। नाराज ना हो, समझ में आया? इसलिए मैंने आपको कंसेप्ट का रिवीजन भी करा दिया, कोई डाउट ना है। जैसे बाई 5 गेट 2 फ्री कितना डिस्काउंट है? 5 और 2 7, 7 आर्टिकल पे 2 डिस्काउंट है मेरे प्यारे भाई। यानी कि 7 रुपए का सामान 5 रुपए का। अगर डिस्काउंट 27 रेशियो 20 है, इसका मतलब आप ये कहते हो ग्राहक से भाई ग्राहक 20 सामान का ही पैसा दे और 27 सामान ले जा। यानी कि 20 आर्टिकल पे 7 आर्टिकल फ्री दिए जा रहे हैं। ये डिस्काउंट हुआ। 20 की वैल्यू 60 है, 7 की वैल्यू 21 है। नहीं राज, आगे चलेंगे। सवाल है आपके सामने यहां पर नेक्स्ट, ये बताइएगा 35। खतरनाक सवाल था ये, करो जल्दी से। ओके हर्ष भाई ने बड़े मेहनत से 2 घंटे लगा के हमारे लिए एक शायरी लिखी है। मैं आपके लिए शायरी सुनाना चाहूंगा। आपके लिए एक शायरी लिखी है सर। नीति नियम के पुंज पूर्ण, संस्कारों के संग्रहशाला, गगन प्रताप, अध्यापन की महान संगीता, छात्रों को नवीनता का गीत सुनाते हैं सह प्रताप। गगन प्रताप का ज्ञान अमर छात्रों के अंतर मन को छू जाता है। उनकी शिक्षा जीवन को समृद्ध करती है, हर छात्रों को अपने सपनों की ओर ले जाता है। धन्यवाद हर्ष भाई, आपने इतनी गहरी,
इतनी अच्छी हिंदी के साथ आपने हमारे लिए 4 लाइन लिखी, बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान मुझे इस काबिल बनाए, इतना शक्ति दे मेरी इस पेन में, इस बोर्ड में, हमारे दिमाग में, हमारे चित्त में इतनी दक्षता दे कि आपकी इन 4 कही की बातों को मैं सार्थक कर पाऊं और ये बैच आपके लिए फलकारी सिद्ध हो। जी ये बताइएगा सवाल, बहुत ही तगड़ा सवाल लग रहा है मेरे प्यारे भाई। एक वस्तु की कीमत 12,500 रुपए है जिसे 10% लाभ पर बेचा जाता है। सप्लायर सोल्ड द सेम एट ए 5.5% प्रॉफिट टू शॉपकीपर। मैन्युफैक्चरर के लिए जो है एक वस्तु की कीमत 12,500 है, वो उसको बेचता है 10% प्रॉफिट पे। सप्लायर सेम आर्टिकल को 5.5% प्रॉफिट बेचता है शॉपकीपर को। शॉपकीपर इस सामान को 2393.75 रुपये हायर करता है अपने कॉस्ट प्राइस से और उस पे अपने कस्टमर को 10% का डिस्काउंट देता है। ठीक है, तो आपसे पूछा है प्रॉफिट अर्न बाय शॉपकीपर, शॉपकीपर को मेरे प्यारे भाई कितना प्रॉफिट होगा शॉपकीपर को, ये सवाल आपसे पूछा है। जल्दी से मेरे दोस्तों जवाब दीजिएगा इस सवाल का क्या आंसर है। सवाल में कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा लग रही है हमें, चलो कोई बात नहीं। तो देखिएगा सवाल यह है कि मैन्युफैक्चरर ने एक सामान बेचा है सप्लायर को और सप्लायर ने सामान बेचा है शॉपकीपर को। ऐसा ही है? आप बोलोगे हां जी सर ऐसा ही है। तो भैया एक बात बताओ, मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस है 12,500, मैन्युफैक्चरर ने बेचा सप्लायर को 10% प्रॉफिट में, फिर सप्लायर ने बेचा शॉपकीपर को 5.5% के प्रॉफिट में। तो भैया शॉपकीपर को सामान कितने का मिलेगा? शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस कितना है, शॉपकीपर का क्रय मूल्य कितना है? 12,500, 10% का प्रॉफिट हो यानी कि मेरे दोस्तों 1.1। आप बोलोगे हां जी सर इंटू 1.1, 10% का प्रॉफिट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर 110% होगा 1.1। 5.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/200। अब 11/200 का अगर प्रॉफिट हुआ 5.5%, 11/2% हो गया ना, 11/2% की फ्रैक्शन वैल्यू 11/200, 11/200 का प्रॉफिट है तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आएगा? 211। अभी 211/200 मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। अरे कचरा लोग 1 + 11/200 ही आएगा ना, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 211/200 ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। तो शॉपकीपर ने सामान इतने में खरीदा, इतने में खरीद लिया सामान। आप बोलोगे हां जी सर सामान खरीद लिया इतने में। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगी, तो बड़ा कैलकुलेटिव सा लग रहा है सवाल। हाँ क्लियर है? तो यानी कि शॉपकीपर ने सामान इतने रुपए का खरीद लिया, खरीदने के बाद इसका मार्कअप भी किया है। ये शॉपकीपर का कॉस्ट प्राइस है, ये शॉपकीपर का क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब सवाल के ऑप्शंस काफी नजदीक है, ज्यादा नजदीक में नहीं, थोड़ा दूर ही है। फिर उस पर मार्कअप किया 2393.75 रुपए का, फिर उस पर 10% की छूट दी। दुकानदार का प्रॉफिट क्या हुआ मेरे दोस्तों? भैया मैं तो निकालूंगा इस सवाल को डिजिटल सम से, मैं इस सवाल को डिजिटल सम से निकालता हूं। ठीक है ना, इतना टाइम नहीं कि हम इसकी पूरी कैलकुलेशन करते रहें। अगर मैं डिजिटल सम निकालूं 7 6 13 5 18 9 डिजिटल सम, 7 3 10 और 12 22, 22 का मतलब 4 डिजिटल सम, 6 3 9 9 7 5 12 3 डिजिटल सम, 6 3 9 5 5 10 7 17 17 का 8 डिजिटल सम। हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है मेरे प्यारे भाई। तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर, यानी कि कॉस्ट प्राइस है 125 गुणा 1.1 इंटू 211, 125 गुणा 1.1 इंटू 211 कॉस्ट प्राइस है मेरे प्यारे भी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। अब मेरे दोस्तों उसने मार्कअप कितना किया है? इतने रुपए का उसने मार्कअप किया, यानी कि मार्क प्राइस जो वो इससे मार्क प्राइस जो है 125 गुणा 1.1 गुणा 211, इससे मेरे प्यारे भाई जो मार्क प्राइस है वो 2393.75 रुपए ज्यादा है। ये हो गया मार्क प्राइस। मार्क प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से 2393.75 रुपए ज्यादा रखा है। दुकानदार इसे अपने लागत मूल्य, दुकानदार ने इतने में खरीदा, दुकानदार ने मार्क प्राइस जो 2393.75 रुपए रखा,
फिर दुकानदार ने 10% डिस्काउंट दिया। अगर दुकानदार इस पे 10% डिस्काउंट देगा तो दुकानदार इस सामान को बेचेगा कितने में? 90% में, 0.9 में। अगर कोई दुकानदार 10% डिस्काउंट देगा तो बेचेगा कितने में? 90% में, 0.9 में। तो ये सेलिंग प्राइस है दुकानदार के, कॉस्ट प्राइस है, दोनों का डिफरेंस पूछा है, दोनों का डिफरेंस आएगा प्रॉफिट। इन दोनों का डिफरेंस पूछा है प्रॉफिट। तो भाई ये नंबर 9 से गुणा है पूरा का पूरा, तो इसका डिजिटल सम तो 9 आएगा, 9। इसका डिजिटल सम क्या है? 2 और 1 3 5 8, 1 और 1 2, 2 और 1 3 1 4, 4 दूनी 8, अट्ठू मट्टू 64, 64 का मतलब 1, यानी कि 9 माइनस 1 8, यानी कि आंसर जो भी होगा उसका डिजिटल सम 8 होगा। डिजिटल सम 8 केवल ऑप्शन नंबर ए का है, यही सवाल का करेक्ट आंसर होगा। और आप इतना करके इस सवाल को छोड़ सकते हैं। अगर आप सॉल्व करने लगेंगे तो ये सवाल आपको पागल कर देगा। कभी कभी एग्जामिनर की अपनी बीवी से बहुत ज्यादा लड़ाई हो जाती है, वो उसको लिटा लिटा के जमीन में मारती है, लोटा लोटा के, तो फ्रस्ट्रेशन में वो रात को ऐसे सवाल बना देता है। आप टेंशन ना लें, ठीक है ना। तो पहले कॉस्ट प्राइस निकाला शॉपकीपर का, फिर मार्कअप करके मार्क प्राइस निकाला, फिर मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट दिया, शॉपकीपर का सेलिंग प्राइस है, दोनों का डिफरेंस। वी कांट डू दिस काइंड ऑफ कैलकुलेशन, ठीक है, इन एग्जाम हॉल। सो दैट्स वाई डिजिटल सम निकाला। इसका 9 का मल्टीपल डिजिटल सम 9, इसका डिजिटल सम निकाला 1, डिफरेंस इज 8, 8 डिजिटल सम, ओनली 1 ऑप्शन इज कैरिंग, दिस शुड बी द आंसर, अदरवाइज गो टू हेल। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर, गोरा सवाल लेंगे हम, काला नहीं लेंगे। 36वां सवाल मेरे प्यारे भाई, ये बताएगा इसका क्या आंसर है, बनाओ। ऑल दीज आर प्रीवियस ईयर गुड क्वालिटी क्वेश्चंस, बनाइए। जी बताइएगा। जैन marked a dining set at 20% above the cost price and allowed a discount of 10% while selling to Jessica. Jessica in turn marked it at 25% and allowed a discount of X% and made a profit of 15%, being 25,650 while selling it to Jonathan. Find X%. क्या बवाल सवाल है ये। जैन ने मार्कअप किया 20% और फिर 10% डिस्काउंट दिया। जेसिका ने 25% मार्कअप किया, X% डिस्काउंट दिया, और इसे जोनाथन को बेचते समय
25,650 का 15% प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट ऑफ 15% बीइंग रुपी 25,650, ठीक है, वाइल सेलिंग इट टू जोनाथन, ठीक है। तो आपसे पूछा X% का मान क्या है। एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 15%। इस लाइन का क्या मतलब है? प्रॉफिट ऑफ 15%। ये हिंदी में थोड़ा गलत लिखा हुआ, 15% का प्रॉफिट कमाया है उसने, ठीक है ना। चलो देखते हैं क्या है। देखिएगा सवाल में कुछ भी नहीं है, बस ये सक्सेसिव ही हो रहा है। जैन ने पहले 20% मार्कअप किया, फिर जेसिका को बेचते समय 10% डिस्काउंट दिया, फिर जेसिका ने 25% मार्कअप किया, फिर जोनाथन को चिपकाते समय X% डिस्काउंट दिया, और कितना प्रॉफिट कमाया है? प्रॉफिट कमाया है मेरे दोस्तों 15% का। कितना प्रॉफिट हुआ है? जोनाथन को बेचते समय 15% का प्रॉफिट कमाया है। तो आपसे पूछा है X का मान क्या होगा, तो मुझे इससे कोई मतलब ही नहीं है, मुझे जो है इससे मतलब ही नहीं है, मुझे तो केवल X की वैल्यू निकालनी है। भाई जेसिका ने खरीद लिया, खरीदने के बाद जेसिका ने 25% मार्कअप किया, फिर X%, मुझे तो जेसिका का निकालना है, और जेसिका को प्रॉफिट कितना हुआ मेरे दोस्तों? 15% का हुआ। तो मार्कअप परसेंटेज और डिस्काउंट परसेंटेज का सक्सेस प्रॉफिट परसेंटेज, X की वैल्यू क्या होगी मेरे दोस्तों? X की वैल्यू आएगी 8%। उत्तर आ गया बी ऑप्शन। 25 और -X का सक्सेस 15 होना चाहिए। सब कुछ मेरे प्यारे भाई लैंग्वेज का खेल है, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। भाई किसी आदमी ने कोई सामान खरीद लिया, अब पीछे क्या हुआ क्या मतलब है? वो खरीद लिया, वो इसके लिए कॉस्ट प्राइस है। जैन ने मार्कअप किया, फिर डिस्काउंट दिया, जैन ने बेच दिया जेसिका को, जेसिका ने यहां पे खरीद लिया, जेसिका का सीपी है। जेसिका ने खरीदने के बाद है भाई, बदले में जेसिका ने इसे 25% पर चिन्हित किया, उसने 25% मार्कअप किया खरीदने के बाद मेरे प्यारे भाई, और जो है फिर X% का डिस्काउंट दिया, और इसे जोनाथन को बेचते समय 15% का लाभ कमाया। तो यानी कि 25 और -8 का सक्सेस करेंगे तो ये तो आएगा 25 -8, और 25 अट्ठे 200/100, 2 तो 25 -10, 15% कमा लिया। ये उत्तर आ जाएगा, ठीक है। लेटेस्ट प्रीवियस हर सवाल है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी, जैसे जैसे सवाल बोलेगा वैसे वैसे करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम आपके सामने लेंगे, यहां पर ये होगा 37वां सवाल। दिस इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये बनाएगा। एक दुकानदार ने दो वस्तु बेची, पहली वस्तु का विक्रय मूल्य दूसरी वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो यहां मैं लिख रहा हूं सीपी, यहां मैं लिख रहा हूं एसपी। एक दुकानदार ने दो वस्तुएं बेची, ऐसे सवाल बहुत आते हैं। पहली वस्तु का सेलिंग प्राइस दूसरी वस्तु के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, ये दोनों चीजें इक्वल है। पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है उतना ही दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। उसने पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, पहली वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, यानी कि 1/4, यानी कि पहली वस्तु 4 रुपए की है तो 5 में बेची है, 5 में। अब देखो दूसरी को 12% के लॉस पे बेचा, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू है 3/25, 12% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/25, यानी कि दूसरी वस्तु अगर 25 की है तो 22 में बेची है, 22 में, 22 में। कुल लाभ या हानि प्रतिशत बताइए कि कुल कितने % का प्रॉफिट है, लॉस हुआ। अगर आप ध्यान से सुनोगे तो भाई पहली वस्तु पे 25% प्रॉफिट है, 4 का समान 5 में, दूसरी पे 12% लॉस है, 25 का समान 22 में। अब ध्यान से आप सुनोगे तो बोला है कि पहली वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो दूसरी वस्तु का कॉस्ट प्राइस, ये दोनों बराबर होना चाहिए। क्या दोनों बराबर है? मुझे 5 और 25 को इक्वल करना है, ये रेशियो ही तो है, ये रेशियो ही तो है, ठीक है ना। मुझे 5 और 25 को इक्वल करना है, जो इसका सेलिंग प्राइस है पहली वस्तु को, दूसरे कॉस्ट प्राइस है, सेम तो है नहीं, तो इक्वल करना पड़ेगा। 25 और 5 को 25 बनाने के लिए 5 से गुणा कर देते हैं, 25 हो जाएगा, और भाई साहब पूरे रेशियो को 5 से गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो पहली वस्तु पे जो प्रॉफिट है 5 का, दूसरी वस्तु पे लॉस है 3 का, तो ओवरऑल क्या हुआ? 5 - 3, ओवरऑल 2 यूनिट का प्रॉफिट है, 2 यूनिट का प्रॉफिट।
तो प्रॉफिट है तो लॉस वाले तो ऑप्शन नहीं होंगे। 2 यूनिट का प्रॉफिट है कितने के समान पर? 20 और 25 45 के समान, 45 यूनिट का समान है ना। टोटल कॉस्ट प्राइस कितना है दोनों आर्टिकल का? 20 और 25 45। 2/45 का प्रॉफिट है, परसेंटेज में 100%, 5 से जाएगा 20/9, तो 40/9 आएगा। 40/9 का मतलब 4 सही 4/9% का प्रॉफिट है। बी ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, मुझे लगता है ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई है। आगे चलेंगे दोस्तों हम लोग। सवाल नंबर है आपके सामने 38 जी। इस सवाल को करो जरा। ये भी ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है, बनाओ। ठीक है ना, डाटा थोड़ा सा लैंग्वेज में फेर बदल है, करिए। अमित ने 2 कार खरीदी। उसने बाद में पहली कार 10% प्रॉफिट पर और दूसरी कार को 25% प्रॉफिट पर बेच दिया। दूसरी कार का सेलिंग प्राइस पहली कार के सेलिंग प्राइस से 25% ज्यादा है। उसका कुल प्रॉफिट परसेंटेज बताइएगा। ध्यान सुनेगा। मैं 2 कार बेची हैं, यहां मैं सीपी लिख रहा हूं, यहां मैं एसपी। पहली कार को बेचा 10% के लाभ पर, यानी कि 10 का सामान 11 में। दूसरी कार को बेचा 25% के प्रॉफिट और 25% का फ्रैक्शन लो 1/4, क्योंकि 4 का सामान 5 में। सवाल में क्या बोला है? सवाल बोला है दूसरी कार का विक्रय मूल्य पहली कार के विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा है, 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। सेकंड कार का सेलिंग प्राइस फर्स्ट कार के सेलिंग प्राइस से 25% ज्यादा है, यानी कि देखो सेकंड कार का जो सेलिंग प्राइस है वो फर्स्ट कार से 25% ज्यादा। फर्स्ट कार का सेलिंग प्राइस 4 है, तो सेकंड कार का सेलिंग प्राइस 5 होना चाहिए। यही तो है। क्या यहां कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है? नहीं, नहीं दिखाई दे रहा तो बनाओ, दिखाई दो। मेरे प्यारे भाई, अगर आप थोड़ा लॉजिकली सोचोगे, मैंने आपको रेशियो की मर्जिंग सिखाई है कि जब आपको क्या करना है, सेलिंग प्राइस का रेशियो दोनों कारों का 4:5 करना है। फर्स्ट कार है, सेकंड कार है। सेकंड कार का सेलिंग प्राइस फर्स्ट कार से 25% ज्यादा है, तो रेशियो होना चाहिए 4:5। तो 4:5 बाद में करना, पहले इनको इक्वल बनाओ। भाई यहां 11 है, यहां 5 है, तो इक्वल बनाने के लिए ऊपर 5 से गुणा कर देते हैं, नीचे 11 से गुणा कर देते हैं। ऐसे क्या हुआ, दोनों का सेलिंग प्राइस बराबर हो गया 55-55 पर। बराबर थोड़ा ना करना है।
सेकंड कार का सेलिंग प्राइस फर्स्ट से 25% ज्यादा होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट में 4 से गुणा कर देंगे, दूसरे में 5 से गुणा कर देंगे। क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर, और दोनों को ऐड करेंगे, सीपी में सीपी, एसपी में एसपी। ऐड करके भी मुझे रेशियो लेना, आपको नहीं लगता कि पहले रेशियो में 5 से गुणा, दूसरे में 5 से गुणा कट जाएगा? इसकी जरूरत ही नहीं, जब मैं रेशियो लूंगा तो 5 से 5 कट ही जाएगा। तो 4 दूसाम 40 और 11 चौक 44, 40 और 44 84 हो गया। तो 84 तो हो गया टोटल सीपी। 11 चौक 44 और 55, 44 और 55 हो गया 99। 99 हो गया मेरे प्यारे भाई यहां पर आपका सेलिंग प्राइस। तो 84 का सामान अगर 99 बिका तो आपको 15 का प्रॉफिट हुआ 84 पर, जो कि 3 से चला जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि आपको 5/28 का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है? यस और नो? और परसेंटेज में इंटू 100%, तो आपका आएगा 4 से जाएगा जी 125/7, 125/7, 17 सत्ते 119, यानी कि 17.85% आपका मेरे दोस्तों प्रॉफिट है ओवरऑल। और यही इस सवाल का आंसर है जिसे सभी बच्चे अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। ठीक है, चलेगा। तो मुझे लगता है कि यह बात सभी बच्चों को समझ में आई है। आज की क्लास को हम यहीं छोड़ते हैं। अगली क्लास में नया चैप्टर शुरू करेंगे, मिक्सचर एलिगेशन।